आज हम सिंधु सरस्वती सभ्यता इसके बारे में जानेंगे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता क्या थी और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और इसका मतलब पता कब चला और इसकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्या दशाएं थी और इसके विस्तार से हम इसको देखेंगे। तो सिंधु सभ्यता के केंद्र की खुदाई का इतिहास पहले हम जानेंगे कि सिंधु सभ्यता के केंद्रों की खुदाई का इतिहास। तो ऐसा कहा जाता है कि 1856 ईस्वी में लाहौर से कराची तक एक रेल लाइन बिछाई जा रही थी। तो उस समय बहुत सारी ईंटों की ज़रूरत पड़ी और खुदाई में बहुत सारी पक्की ईंटें भी मिली जिसका उपयोग रेल लाइन बिछाने में कर लिया गया। लेकिन बाद में ध्यान देने पर यह पता चला कि यह एक प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता के बारे में पता चलता है। तो काफ़ी समय पश्चात और सिंधु सभ्यता से पहले वैदिक सभ्यता को ही प्राचीन सभ्यता माना जा रहा था और इससे पूर्व हमने देखा पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, लेकिन उनकी कोई लिखित जानकारी हमें नहीं प्राप्त हुई है। तो सिंधु सभ्यता 1920 ईस्वी सर्वप्रथम खुदाई का कार्य प्रारंभ होता है। 1920 में इस सभ्यता के खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के देखरेख में, ठीक है। 1920 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के नेतृत्व में और 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी सिंध प्रांत के लड़काना जिले में खुदाई का कार्य आरंभ हुआ। और दूसरी बार जो खुदाई का कार्य जो आरंभ हुआ वो 1922 ईस्वी में, इसमें राखल दास बनर्जी थे और सिंध प्रांत के लड़काना जिले में खुदाई का कार्य आरंभ हुआ। सुमेरियन सभ्यता से समानता देखते हुए इसका नाम इंडो सुमेरियन सभ्यता भी रखा गया। मतलब इसकी जो समानता है वो सुमेरियन सभ्यता से है, इसलिए इसका नाम इंडो सुमेरियन सभ्यता रखा गया। तो सिंधु सभ्यता की खुदाई 1920-1922 पहले हुई थी दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के नेतृत्व में और दूसरी बार हुई राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में और इसका नाम इंडो सुमेरियन सभ्यता इसलिए रखा गया कि ये सुमेरियन सभ्यता से समानता रखती थी। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का उद्भव। अब उद्भव के बारे में जानेंगे। यह इंडो सुमेरियन सभ्यता पर आधारित है। यह आर्यगणों द्वारा स्थापित है। तो जब इसकी खुदाई हुई तो विद्वानों ने, जो इतिहासकार थे, उनका मानना था कि यह सभ्यता जो है जो सुमेरियन सभ्यता से बहुत कुछ मिलती जुलती है। जैसे कि सुमेरियन सभ्यता के लोग का रहन सहन, खान पान, जो जीवन और दिनचर्या जो भी थी उनकी जीवन शैली, उससे काफ़ी अधिक इस सभ्यता के जो साक्ष्य मिलते जुलते हैं। तो इसीलिए इसे इंडो सुमेरियन सभ्यता पर यह आधारित और यह आर्यगणों द्वारा स्थापित सभ्यता मानी जाती है। सभ्यता का विस्तार क्षेत्र। अब इस सभ्यता कहाँ फैली हुई थी इसके बारे में जानेंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र। इसका विस्तार अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तरी भारत, गंगा घाटी तक व्याप्त था। तो इसका इतना एरिया, इसने एरिया में यह सभ्यता फैली हुई थी। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तरी भारत, गंगा घाटी तक इसका क्षेत्र विस्तार था। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र रहे। सभ्यता का काल। सर जॉन के अनुसार इस सभ्यता का काल 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। कितना किया गया है सभ्यता का? सर जॉन के अनुसार इस सभ्यता काल
3250 से 2750 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। डॉक्टर राधा मुकुंद मुखर्जी के अनुसार सभ्यता का प्रारंभ 3250 ईस्वी पूर्व से भी पहले हुआ होगा। तो राधा मुखर्जी ये मानते हैं कि इस सभ्यता का जो इसकी शुरुआत या इसका विकास जो भी है वो 3250 वर्ष ईस्वी पूर्व हुआ होगा। इसके बाद सभ्यता के निर्माता, तो सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो इसके बारे में विद्वानों में अलग अलग विचार हैं और उनमें मतभेद भी हैं, लेकिन इसके विद्वानों की 3 मान्यताएं हैं कि इस सभ्यता का निर्माण करने वाले मिश्रित लोग, मतलब सभी मिलजुल कर इस सभ्यता का निर्माण किया, मतलब इसका निर्माण कार्य में कोई एक वर्ग नहीं, मतलब एक जाति नहीं, सभी लोग इसमें सम्मिलित थे। दूसरा है द्रविड़, ये सभ्यता द्रविड़ों द्वारा निर्मित हुई। और तीसरा था आर्य, आर्यों को भी मतलब सभ्यता का निर्माता माना जाता है। तो पहले मिश्रित लोग, दूसरा द्रविड़ और तीसरा आर्य। नर कंकाल जो यहाँ पे खुदाई में प्राप्त हुए हैं उनसे भी जो इतिहासकार है इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि भूमध्य सागरीय नस्ल की प्रधानता यहाँ रही है, मतलब यहाँ जो लोग रहते थे वो भूमध्य सागरीय नस्ल के लोग रहते थे। तो यहाँ पर एक निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि यहाँ इस वर्ग मतलब इस जाति इस नस्ल के लोग निवास करते थे। तो इसमें भी काफ़ी मतलब कंट्रोवर्सी कन्फ्यूजन है। इसके बाद नगर निर्माण में देखते हैं। तो जैसा कि जैसा कि यह पहले से ही जैसा कि हम जानते हैं कि यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और इस सभ्यता में जो मकान मिले हैं वो पक्की ईंटों के बने हुए हैं और ये इस सभ्यता को काफ़ी डेवलप सभ्यता माना गया है। और सभ्यता के नगरीकरण का इस बात का प्रमाण है कि जो नालियाँ मिली हुई हैं वो सारी पक्की हैं और सड़कें भी पक्की हैं। और नालियाँ और सड़कें की डिजाइन देखने से पता चलता है कि उस समय कितना इस सभ्यता के निर्माण में कितनी उच्च कोटि की कलात्मकता का समावेश किया गया। तो सभ्यता नगर निर्माण हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल मुख्य नगर थे। मतलब हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल ये ऐसे बड़े बड़े नगर थे जिनको देखने से ऐसा लगता है कि अभी कुछ समय पहले ही इनका निर्माण हुआ हो। तो ये जो सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता ये नगरीय सभ्यता थी। और इसके बाद दुर्ग या गढ़ी, बड़े नगरों के 2 मुख्य भाग होते थे। बड़े नगरों के 2 मुख्य भाग होते थे, दुर्ग या गढ़ी, जिन्हें दुर्ग या गढ़ी कहा जाता था, अथवा कोट जिसमें नगर रक्षक तथा अधिकारी रहते थे। मतलब बड़े नगरों के 2 मुख्य भाग होते थे, दुर्ग या गढ़ी अथवा कोट जिसमें नगर रक्षक अथवा अधिकारी रहते थे। दुर्ग का निर्माण शेष नगर से ऊपर उठे, मतलब दुर्ग का निर्माण शेष नगर से ऊपर उठे ईंट के चबूतरे पर किया जाता था। यह चबूतरा बाढ़ के विरुद्ध रक्षा कवच का काम भी करता था। यह चबूतरा बाढ़ के विरुद्ध रक्षा कवच का काम भी करता था। इसके बाद आता है सड़कें और गलियां। सड़कें और गलियों के बारे में सहायक सड़कें 9 फीट से 18 फीट चौड़ी होती थी। जो सहायक सड़कें थी एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली, वो 9 फीट से 18 फीट चौड़ी होती थी। गलियां अथवा पतली सड़कें अपेक्षाकृत कम चौड़ी होती थी। तो सड़कों का जाल बिछा हुआ था, मतलब आवागमन के लिए इससे सुविधा रहती थी। और सड़कें पक्की ईंटों की बनी होती थी, लेकिन जो सहायक सड़कें थी वो 9 फीट से 18 फीट चौड़ी होती थी। इसके बाद भवन निर्माण, सबसे छोटे मकान का आकार। अब भवन निर्माण, जैसा कि मनुष्य को निवास करने के लिए भवनों की तो आवश्यकता पड़ती रही, मतलब रहें कहाँ। तो उस समय की जो सिंधु सभ्यता के लोग पक्के मकानों में रहते थे। और ये बताया जाता है कि
जो सबसे छोटे मकान का आकार 30 फीट लंबा तथा 27 फीट चौड़ा होता था। तो इससे अंदाजा लगाएं कि जो सबसे छोटा मकान है उसका जो 30 फीट में लंबा है, 27 फीट चौड़ा है, उसमें 4 से 5 कमरे होते थे। तो इससे पता चलता है कि ये अधिक से अधिक बड़े मकान का निर्माण करने में इनकी उत्सुकता रहती थी और मकानों की लंबाई चौड़ाई अधिक होती थी और कमरे में 4 से 5 होते थे। दीवार में ईंटों को जोड़ने के लिए गारा एवं चूने का प्रयोग किया जाता था। अब जैसे ईंटों को जोड़ने के लिए ये कौन सी चीज़ें यूज़ करते थे? एक तो गारे का, दूसरा चूने का भी प्रयोग किया जाता बड़े भवनों को निर्माण करने में। तो इस प्रकार इनकी भवन निर्माण कला उच्च कोटि की थी। इसके बाद है विशिष्ट इमारतें। तो विशिष्ट इमारतों में जैसे कि कोष्ठागार यानी भंडार गृह 169 फीट लंबे, 135 फीट चौड़े हैं ये कोष्ठागार। प्रत्येक कोष्ठागार में 6 बड़े कक्ष होते थे जहाँ पर मतलब स्टोर किया जाता है सामान, जैसे अनाज वगैरह और बहुत सारी वस्तुओं को एक तरह से सुरक्षित रखने का स्थान। ये कोष्ठागारों की 159 फीट लंबे और 135 फीट चौड़े होते थे। प्रत्येक कोष्ठागार में 6 बड़े कक्ष होते थे। श्रमिकों के आवास गृह, भट्टियां, गढ़ी का निर्माण ये इसके अंतर्गत भी आती है। श्रमिकों के आवास गृह, बहुत सारी भट्टियां जहाँ पर धातुओं को गलाने का काम होता था और गढ़ी का निर्माण ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। विशाल स्नान कुंड। तो विशाल स्नान कुंड में मोहनजोदड़ो में 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा एक विशाल स्नान कुंड मिला है, जिसको बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो विशाल स्नान कुंड बनाने का उद्देश्य ये रहता था कि यहाँ पर स्नान करने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे और ये स्नानागार में पानी भरने के लिए विशाल कुंड का भी निर्माण किया गया और विशाल स्नान कुंड से पानी को, गंदा पानी निकालने के लिए नालियाँ भी बनाई गई थी, जिससे कि स्वच्छ पानी को भरा जा सके और पानी को बदला जा सके। तो विशाल स्नानागार में 39 फीट इसकी लंबाई, 25 फीट चौड़ाई और 8 फीट यह गहरा खुदाई में प्राप्त हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि ये एक विशाल स्नानागार बनाने के शौकीन थे और ये उच्च कोटि की कला का नमूना प्रस्तुत होता है। विशाल स्नान कुंड में अन्य विशिष्ट भवन। इसके बाद अन्य विशिष्ट भवनों में विशाल भवनों के अवशेष मिले हुए हैं, जिसमें कोष्ठागार, चबूतरा, कुंड के समीप 80 वर्ग फीट का एक अन्य भवन आदि प्राप्त हुआ है। ये अन्य विशिष्ट भवनों में के अंतर्गत आते हैं, जैसे विशाल भवनों के अवशेष मिले हैं, कोष्ठागार, चबूतरा, कुंड के समीप 80 वर्ग फीट का एक अन्य भवन भी प्राप्त हुआ है। तो अभी हमने सिंधु सभ्यता के केंद्रों की खुदाई का इतिहास, इसके बाद हमने हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में जाना, सभ्यता का विस्तार क्षेत्र, सभ्यता का काल, सभ्यता के निर्माता, नगर निर्माण, दुर्ग या गढ़ी, सड़कें और गलियां, भवन निर्माण, विशिष्ट इमारतें, विशाल स्नानकुंड और अन्य विशिष्ट भवन, इसके बारे में जाना। अब हम दूषित जल का विकास। तो दूषित जल का विकास करने के लिए छोटी छोटी बड़ी बड़ी नालियाँ बनाई गई थी, जिससे कि बड़े पैमाने पर गंदा जल बाहर निकाला जाता था, क्योंकि ये जो नगर था वो सुनियोजित तरीके से बनाया गया था, जिससे कि बारिश का पानी और घरों का पानी एक जगह इकट्ठा नहीं होता था और नालियों को इस तरह से डिजाइन किया गया था जिससे कि पानी अपने स्वतः ही बहकर बड़े नाले में गिरता था जाके। तो ये दूषित जल का विकास नालियों का जाल बिछाया गया था। इसके बाद आता धार्मिक विश्वास, मतलब सिंधु सभ्यता का धार्मिक विश्वास के बारे में जानेंगे। मातृ देवी की पूजा। तो ये किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी। तो मातृ देवी को विद्वानों का मानना है कि मातृ देवी को ये बलि भी देते थे और मातृ देवी की मूर्ति की कमर में पटका, मेखला, गले में गुंगन, हाथ, कानों में कंठ,
और हाथों में चूड़ियाँ अंकित है। तो इससे पता चलता है कि ये पूजा पद्धति में विश्वास रखते थे। तो ये प्रमुख देवी मातृदेवी। इसके बाद परम पुरुष की उपासना। तो खुदाई में एक ऐसी बहुत प्राप्त हुई है जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके बाईं ओर गैड़ा भैंसा और दाईं ओर हाथी का चित्र अंकित है और एक हिरण का भी चित्र अंकित किया गया है, जिससे पता चलता है कि ये भगवान शिव हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो परम पुरुष की उपासना में एक शिव के समान समाधि भी, मतलब आसन मुद्रा में बैठा हुआ एक पुरुष का चित्र, पुरुष की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे ये पता चलता है कि परम पुरुष की उपासना में विश्वास करते थे। इसके बाद प्रजनन शक्ति की पूजा। तो प्रजनन शक्ति की पूजा में ये लिंग और योनि की पूजा करते थे। इनका मानना था इस सभ्यता के लोगों का कि मनुष्य की उत्पत्ति लिंग और योनि के माध्यम से ही होती है और इसीलिए खुदाई में बहुत से बड़े बड़े लिंग भी प्राप्त हुए हैं और इनका मानना था कि मनुष्य सभ्यता का विकास लिंग और योनि के माध्यम से ही होता है। इसीलिए लिंग और योनि की पूजा में इस सभ्यता के लोग विश्वास रखते थे। इसके बाद है वृक्ष पूजा। तो वृक्ष पूजा में तुलसी, पीपल, खजूर, बबूल, नीम आदि वृक्षों की पूजा होती थी। इसके अतिरिक्त आम, केला आदि वृक्षों की भी पूजा होती थी। तो इससे पता चलता है कि ये वृक्ष की भी पूजा करने में विश्वास रखते थे इस सभ्यता के लोग। इसके बाद पशु पूजा। हाथी, बाघ, भेड़, बकरी, गैंडा, हिरण, ऊंट, घड़ियाल, हिरण, तोता, मोर, बतख आदि ये इनकी पूजा करते थे। मतलब पशु पूजा में इनका विश्वास था और जैसा कि हमने देखा कि पशुओं को ये पालते भी थे अपने विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। तो पशु पूजा में हाथी, बाघ, भेड़, बकरी, गैंडा, हिरण, ऊंट, घड़ियाल, तोता, मोर, बतख आदि प्रमुख पशुओं की पूजा इस समय की जाती थी। प्रतीक मुद्रा। तो प्रतीक मुद्रा में सींग, चक्र, स्तंभ, स्वास्तिक के चिन्ह भी इस समय मिले हैं। तो स्वास्तिक तो मतलब हिंदू में एक शुभ का प्रतीक माना जाता है कि स्वास्तिक आज भी बहुत मतलब हमारे धार्मिक उत्सवों में इस्तेमाल होता है। तो इस समय सींग, चक्र, स्तंभ, स्वास्तिक के चिन्ह भी इस समय प्रतीक मुद्रा के रूप में प्राप्त हुए हैं, जिससे कि इनकी धार्मिक भावनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। धार्मिक प्रथाएं। तो इस समय बहुत सारी धूपदानियाँ मिली हैं और नर्तकी की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय मंदिरों में देवदासी प्रथा प्रचलित थी और स्त्रियाँ वहाँ नृत्य गायन किया करती थी। तो धार्मिक प्रथाएं। तो हमने देखा धार्मिक विश्वास में मातृ देवी की पूजा, परम पुरुष की उपासना, प्रजनन शक्ति की पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, प्रतीक मुद्रा और धार्मिक प्रथाएं। इसके बाद देखेंगे मृतक संस्कार। मृतक संस्कार इस सभ्यता के लोग मरे हुए लोगों को गाड़ देते थे। दूसरा ये मरे हुए व्यक्ति को दफना भी देते थे। इस समय जलाने की भी प्रथा प्रचलित थी और कुछ विद्वान मानते हैं कि मृत व्यक्तियों को ये खुले में भी छोड़ देते थे, जिससे कि पशु पक्षी अपना आहार बना लेते थे। और मृत व्यक्ति के साथ गाड़ते समय कुछ जरूरी वस्तुओं को भी इनके साथ रख दिया जाता था और मिट्टी के विशाल एक बर्तन टाइप में सबको लेटाकर मिट्टी में गाड़ दिया जाता था। तो मृतक संस्कार इस प्रकार का था। सामाजिक जीवन। अब सामाजिक जीवन सिंधु सभ्यता का कैसा था? नंबर 1 परिवार, फैमिली। तो इसमें इस सभ्यता में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी, यानी सभी मिलजुल के एक साथ रहते थे एक कुटुंब के रूप में। और इस समय मातृ सत्तात्मक प्रथा प्रचलित थी, यानी माता का स्थान सर्वोपरि था। स्त्रियों को आदर की दृष्टि से देखा जाता था। तो परिवार में हमने ये देखा। इसके बाद नारी का स्थान
पुरुष के समान नारी को भी महत्व दिया जाता था और नारी धार्मिक उत्सवों में समान रूप से भाग लेती थी। फिर रहन सहन मतलब 3 भागों में विभाजित था। उत्तम जो धनी व्यक्ति या धनाढ्य होते थे वो कुछ किस्म के वस्त्र पहनते थे और स्त्रियां भी आभूषण धारण करती थी। उसी प्रकार से मध्यम और निम्न वर्ग के लोग साधारण जीवन जीते थे और उनकी जीवन शैली भी बिल्कुल साधारण थी। तो रहन सहन में आय के हिसाब से, आमदनी के हिसाब से इस समय भी जीवन बटा हुआ था और लोगों की रहन सहन की शैली भी अलग अलग थी। तो रहन सहन देखा। खान पान, इस सभ्यता के लोग खान पान की दृष्टि से देखा जाए तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। शाकाहारी भोजन में ये जैसे कि गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन, केला और अन्य प्रकार के फल, दूध आदि का इस्तेमाल करते थे। और मांसाहारी भोजन में ये विभिन्न जानवरों का मांस, अंडे और पशु पक्षियों का मांस खाते थे। इसके बाद आमोद प्रमोद। तो आमोद प्रमोद में इस समय लोगों का जो मनोरंजन का साधन था वो था पशु पक्षियों की लड़ाई, पशुओं की दौड़, पक्ष और इसके अतिरिक्त चौपड़ खेलना और बच्चे मिट्टी के खिलौने आदि को खेलकर मनोरंजन करते थे और स्त्रियां जो थीं वो नृत्य गायन के द्वारा मनोरंजन करती थी। और इस समय विभिन्न प्रकार के उत्सव भी मनाए जाते थे और विभिन्न अन्य जैसे भ्रमण करना और लोग विभिन्न प्रकार के मतलब प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करके मनोरंजन करते थे। तो आमोद प्रमोद के साधन प्राकृतिक रूप से मनोरंजन करना इनका प्रमुख साधन था। यानी जैसे नदी और झरना और भ्रमण करना प्रकृति में, ये मनोरंजन का प्रमुख साधन माना जा सकता है। शिक्षा, तो खुदाई में तख्तियाँ भी मिली हैं इस सिंधु सभ्यता में। तो तख्तियों में से ये पता चलता है कि उस समय तख्तियों पर कलम के द्वारा लिखा जाता था और जिससे कि शिक्षा व्यवस्था भी उच्च कोटि की रही। इस सभ्यता के लोगों को दशमलव प्रणाली का ज्ञान था और अंक गणित, ज्योतिष और चिकित्सा का ज्ञान ये इस सभ्यता के लोग भी जानते थे। क्योंकि उस समय जो इन्होंने भवन निर्माण किए थे उनको देखने से ये लगता था कि ये एकदम एक सुनियोजित तरीके से बनाए गए हैं। इनमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। एक तरह से जैसे एक वास्तुकार होता है वो किस प्रकार से नाप तोल के भवन का निर्माण करता है, तो हड़प्पा जो सिंधु सभ्यता में जो खुदाई में जो भवन निर्माण कला देखने को मिलती है उसमें पूरा गणित और का प्रयोग देखने को मिलता है और ज्योतिष विद्या और चिकित्सा ज्ञान भी इस सभ्यता के लोगों को बहुत अधिक था। तो हमने देखा सामान्य जीवन में परिवार, नारी का स्थान, रहन सहन, खान पान, आमोद प्रमोद और शिक्षा। इसके बाद देखेंगे लिपि। तो लिपि इस समय चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया जाता था। इस लिपि को आज तक भी नहीं पढ़ा जा सका है और यह लिपि जो थी पहली पंक्ति में दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। मतलब पहली पंक्ति में यह लिपि जो थी चित्रात्मक लिपि, पिक्टोग्राफिक, तो इसको दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं ओर यह लिखी जाती थी। तो इसको लिखने की कला को, इस लिखने की मतलब इस चित्रात्मक लिपि को लिखने की कला जो थी उस लिखावट को वस्त्रोत्फेदन, क्या कहा जाता था? लिखने की कला को वस्त्रोत्फेदन कहा जाता था। लिखावट को वस्त्रोत्फेदन कहा जाता था। इस लिपि को पहली पंक्ति में तो दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति इसकी जो थी बाईं से
दाईं ओर लिखी जाती थी। तो ये लिपि की विशेषता मानी जा सकती है। इसके बाद कला, तो इस समय भवन, संगीत, नृत्य कला प्रचलित थे। इस समय भवन, संगीत, नृत्य कला प्रचलित थे। इसके बाद राजनीतिक संगठन, तो राजनीतिक संगठन के रूप में हम देखेंगे कि इस समय की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। जैसे कि शासन पद्धति, तो शासन पद्धति तो हंटर महोदय, विद्वान हंटर महोदय के अनुसार राजतंत्रात्मक शासन न होकर यहाँ जनतंत्रात्मक शासन था, यानी जनता का ही शासन था। यानी जो भी राजा वर्ग के लोग थे वो आम जनता की सलाह से ही कार्य करते थे और सत्ता की वास्तविक शक्ति जनता के हाथों में ही थी। यानी एक तरह से प्रजातंत्र था, यानी अधिनायक तंत्र, राजतंत्र इस सभ्यता में नहीं था। हंटर महोदय का ऐसा मानना है। सत्ता का विकेंद्रीकरण, तो सत्ता जो थी वो केंद्रित नहीं थी, वो मतलब शक्तियाँ बटी हुई थी। मतलब राजा जो था वो निरंकुश नहीं था, मतलब प्रजा के हिसाब से ही वह कार्य करता था और प्रजा की जरूरतों को ध्यान में रखता था। और सत्ता की जो शक्तियाँ हैं वो अन्य कर्मचारी अधिकारियों में बटी थी। तो ये एक बहुत अच्छी बात कही जा सकती है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण इस सभ्यता में देखने को मिलता है। एक ही शासन सत्ता, हड़प्पा जो सभ्यता में माप तोल की प्रणाली से पता चलता है। माप तोल की प्रणाली से मतलब पूरे राज्य में, पूरी सभ्यता में माप तोल के जो साधन थे वो एक समान ही देखने को मिलते हैं। और शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र हड़प्पा सभ्यता रहा। हड़प्पा शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र रहा और यहाँ पर माप तोल की जो प्रणाली के यानी बाट वगैरह थे वो एक जैसे दिखाई देते हैं, जिससे पता चलता है कि सत्ता में एकरूपता थी। इसके बाद आर्थिक संगठन यानी अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो राजनीतिक संगठन में शासन पद्धति, सत्ता का विकेंद्रीकरण, एक ही शासन सत्ता। इसके बाद आर्थिक संगठन यानी आर्थिक जीवन के बारे में जानेंगे, कैसा था आर्थिक जीवन। तो कृषि, इस सभ्यता के लोग खरीफ और रबी की फसलें पैदा करते थे और इसके अतिरिक्त जायद की फसलें भी, जायद की फसल की खेती भी करते थे, जिसमें साग सब्जी आदि आती हैं। और इस सभ्यता के लोग इतना अन्न उपजा लेते थे जिससे कि उनका जो जीवन है वो आसानी से चल जाए। और इस अनाज को जो पैदा करते थे उसको वो एक विशाल भंडार घरों में एकत्रित कर लेते थे, जिससे कि मतलब किसी प्रकार के खाद्यान्न की कमी ना आए। और कृषि जो था वो परंपरागत स्रोतों पे आधारित थी, जैसे कि वर्षा पे, और ये हल जोतने के लिए लकड़ी का हल का इस्तेमाल करते थे। और इनके जो कृषि करने के तरीके प्राकृतिक ही थे ज़्यादातर, और बैलों का प्रयोग भी देखने को मिलता है कि ये खेत जुताई में बैलों का भी प्रयोग करते थे, क्योंकि इनको बैलों का तो ज्ञान था ही। और बहुत से ये पशुपालन के अंतर्गत ऐसे पशुओं को पालते थे जिससे कि उनसे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। और जिस कृषि कार्य में जो सहयोगी पशु थे उनको ये पालने का प्रमुख कार्य करते थे। तो कृषि कार्य इनका अच्छा था और पर्याप्त मात्रा में अन्न पैदा होता था। पशुपालन, तो पशुपालन में हमने देखा इसका उद्देश्य एक तो कृषि करना, दूसरा इनसे अपने लाभ की वस्तुएं प्राप्त करना, जैसे चमड़ा, दूध प्राप्त करना। फिर पशुओं को ये बेचकर भी इससे आमदनी कमाते थे। ये पशुपालन से इनका जीवन जो था आर्थिक रूप से संपन्न था। घरेलू उद्योग धंधे जैसे चटाई बनाना, लकड़ी के सामान बनाना, बर्तन बनाना और कपड़ा बनाना, ये घरेलू उद्योग धंधे थे, जिससे कि इनकी जो जरूरत के सामान जो थे वो पर्याप्त मात्रा में बन जाते थे, जिससे जीवन सुलभ था। और घरेलू उद्योग धंधों से इनको पर्याप्त मात्रा में आय भी होती थी।
व्यापार और वाणिज्य। तो व्यापार जो था वो, जिसमें हम लोथल का जिक्र आता है कि यहाँ से बड़े पैमाने पर समुद्र के माध्यम से व्यापार होता था। व्यापार में जो वो स्थल मार्ग से भी व्यापार होता था, और व्यापार में खाद्य और कीमती वस्तुओं का भी आयात और निर्यात किया जाता था, जिससे कि राज्य को पर्याप्त आमदनी होती थी। तो व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सिंधु सभ्यता अपनी एक अच्छी अवस्था में थी, और व्यापार समुद्र के माध्यम से और स्थल मार्ग, जल और स्थल के माध्यम दोनों से होता था। और इसके बाद हम देखते हैं तोल और माप। तो खुदाई में अनेक बट्टे मिले हैं और फुटा भी मिला है, जिसको मतलब किसी वस्तु को नापने या किसी मतलब भवन की दीवार को नापने के लिए जो फुटा प्राप्त हुआ है वह 13.2 इंच लंबा होता था। और बट्टे मिले हैं, और मतलब वस्तुओं को तोलने के लिए जो है बट्टों का प्रयोग किया जाता था, जो प्राय मतलब साधारण रूप से पक्की के रूप में देखने को मिलते हैं। तो ये बट्टे जो थे वो वस्तुओं के नाप तोल में प्रयोग किए जाते थे, और कपड़े या दीवार या किसी अन्य चीज को मापन के लिए 13.2 का यानी 13.2 इंच लंबा एक फुटा भी खुदाई में प्राप्त हुआ है। तो इससे पता चलता है कि इनको पैमाने का भी ज्ञान था। नगरों का पतन। अब ये प्रश्न उठता है कि सिंधु सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ। ये सभ्यता इतनी विकसित थी तो अचानक ये समाप्त कैसे हो गई। तो विद्वानों में इस सभ्यता के संबंध में मतभेद है। उनका मानना है कि ये सभ्यता डेवलप तो थी, लेकिन इसके 3 रीजंस बताए हैं कि इस सभ्यता का विनाश प्राकृतिक आपदा के कारण हो गया, जिससे ये सभ्यता समाप्त हुई। दूसरा कारण बताया कि यह सभ्यता आक्रमण और युद्ध के कारण ये सभ्यता समाप्त हुई। और तीसरा इसका कारण ये बताया है कि इस सभ्यता के लोग वहाँ से दूसरी जगह पलायन कर गए और उन्होंने दूसरा स्थान देख लिया और अपने घरों को छोड़ दिया। तो ये कुछ इतिहासकार इस बात पर प्रकाश डालते हैं और बल देते हैं कि सभ्यता का विनाश अकाल, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, दूसरा युद्ध और युद्ध होना, और तीसरा ये है कि सभ्यता के लोग स्वतः ही दूसरी जगह पलायन कर गए और इन नगरों को छोड़ दिया। तो आज हमने सिंधु सभ्यता के संबंध में उसके विभिन्न भागों को देखा, जैसे सभ्यता का उद्भव, सभ्यता का विस्तार, सभ्यता का काल, सभ्यता के निर्माता, निर्माण, दुर्ग या गढ़ी, सड़कें और गलियां, भवन निर्माण, विशिष्ट इमारतें, विशाल स्नान कुंड और अन्य विशिष्ट भवन। फिर इसके बाद दूषित जल का निकास, धार्मिक विश्वास, धार्मिक जीवन में हमने मातृ देवी की पूजा, परम पुरुष की उपासना, प्रजनन शक्ति की पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, प्रतीक मुद्रा और धार्मिक प्रथाएं यानी धार्मिक जीवन हमने देखा, और मृतक संस्कार। तो सामाजिक जीवन, परिवार, नारी का स्थान, रहन सहन, खान पान, अमोद प्रमोद और शिक्षा। इसके बाद लिपि और कला, राजनीतिक संगठन में शासन पद्धति, सत्ता का विकेंद्रीकरण, एक ही शासन सत्ता, आर्थिक संगठन में कृषि, पशुपालन, घरेलू उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य, तोल और माप, और नगरों का पतन। तो आज हमने सिंधु सभ्यता के बारे में जाना, और इस सभ्यता से संबंधित और अधिक जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में ओके।